बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे साथियों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ब्लैक थंडर सीरीज़ के 12वें हिस्से के साथ, जिसका नाम है ब्लैक थंडर सेक्शन बाय मजहर कलीम एमए, एपिसोड नंबर 8। हेलो हेलो, ब्रेडी कॉलिंग ओवर बटन ऑन होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस फ्लैग, बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? ओवर, फ्लैग ने कहा। बॉस, टारगेट कोठी में 6 अफराद मौजूद थे, जिनमें 3 औरतें और 3 मर्द थे। ये 6 के 6 एशियाई थे। कोठी को मिसाइलों से उड़ा दिया गया है और ये सब हलाक हो गए हैं। ओवर, ब्रेडी ने कहा। ओके, अब तुम वापस चले आओ। ओवर एंड ऑल, फ्लैग ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर बारी बारी बाकी दोनों टारगेट के बारे में भी रिपोर्टें आ गई। दूसरी कोठी में 10 अफराद थे और ये 10 के 10 एशियाई थे, जबकि तीसरी कोठी में 5 अफराद थे, जिनमें 1 औरत और 4 मर्द थे और ये एक्रीमियन थे। और इसका मतलब है कि इस तीसरे टारगेट में हमारे मतलूबा अफराद थे, क्योंकि वो लाजमन मेकअप में होंगे। बेकाल ने कहा। यस सर, फ्लैग ने जवाब दिया। इस कोठी के बारे में हतमी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, हमें खुद वहाँ जाना चाहिए, बेकाल ने उठते हुए कहा। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे आदमी मालूम कर सकते हैं, फ्लैग ने कहा। उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर पर अपने आदमी को हिदायत कर दी कि उस कोठी पर जाकर रिजल्ट मालूम करे कि वहाँ मौजूद अफराद हलाक हुए हैं या नहीं। और फिर 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई। टोनी बोल रहा हूँ बॉस, उस कोठी से पुलिस को कोई लाश नहीं मिली, ये कोठी खाली थी। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो फ्लैग के साथ साथ जोजी और बेकाल भी ये रिपोर्ट सुनकर बेएहतियात उछल पड़े। लेकिन फ्लैग ने तो रिपोर्ट दी थी कि कोठी में 5 अफराद थे, 1 औरत और 4 मर्द, फिर कोठी कैसे खाली हो गई? ओवर, फ्लैग ने तेज लहजे में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ बॉस? ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, तुम वापस जाओ। ओवर एंड ऑल, फ्लैग ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे। ये कैसे हो गया जनाब? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, फ्लैग ने कहा। इसका मतलब है कि यही हमारे मतलूबा अफराद थे और वो तुम्हारे आदमी की चेकिंग के बाद वहाँ से फौरी तौर पर निकल गए हैं, बेकाल ने कहा। लेकिन कैसे? मेरे आदमी ने तो चेकिंग के बाद फौरी तौर पर कोठी मिसाइलों से उड़ा दी, फिर कैसे वो निकल सकते हैं? फ्लैग ने कहा। तुम फ्रैंक को कॉल करके पूछो कि उसने चेकिंग की कितनी देर बाद मिसाइल फायर किए थे, बेकाल ने कहा। तो फ्लैग ने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो फ्लैग कॉलिंग ओवर, फ्लैग ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, फ्लैग अटेंडिंग यू। ओवर, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। फ्रैंक, तुमने टारगेट को चेक करने के कितनी देर बाद मिसाइल फायर किए थे? ओवर, फ्लैग ने पूछा। 10 मिनट बाद। क्यों बॉस? ओवर, फ्रैंक ने जवाब देते हुए कहा। इतनी देर क्यों लग गई थी? ओवर, फ्लैग ने कदरे वसीले लहजे में कहा। बॉस, कारस व्यूज़ की वजह से हमने 400 गज के फासले से चेकिंग की, वहाँ से टारगेट तक पहुँचने और पोजीशन लेने में 10 मिनट तो लग ही गए थे, लेकिन क्या हुआ है बॉस? क्या कोई खास बात हो गई है? ओवर, फ्रैंक ने कहा। हाँ, कोठी से कोई लाश नहीं मिली। ओवर, फ्लैग ने कहा। अरे ये कैसे हो सकता है बॉस? वहाँ 5 अफराद थे, 1 औरत और 4 मर्द, और वो पाँचों एक ही कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। ओवर, फ्रैंक ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओवर एंड ऑल, फ्लैग ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। 10 मिनट तो बहुत कम वक्त है और फिर उन्हें मालूम ही नहीं हो सकता फिर वो कहाँ और कैसे गायब हो गए। हमें खुद वहाँ जाना होगा, बेकाल ने कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही जोजी भी उठी, जबकि फ्लैग ने मशीन ऑफ करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद फ्लैग के हमरा उसकी कार में मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर उस रिहायशी कॉलोनी में पहुंच गए, जहां कोठी को तबाह किया गया था। वहां पुलिस ने घेराव किया हुआ था, लेकिन बेकाल और जोजी ने अपने आप को प्रेस का नुमाइंदा बताकर आगे जाने की इजाज़त हासिल कर ली। और फिर एक बड़े अफसर से उन्होंने मालूम कर लिया कि कोठी वाकई खाली थी, वहाँ से कोई लाश नहीं मिली। तो वो होर्न चबाते हुए वापस आ गए। अब उन्हें दोबारा तलाश करना होगा, बेकाल ने कार में बैठते हुए कहा। लेकिन वो जलता बुझता नुक्ता तो बुझ गया था। रेस जो कि उन एशियाइयों को ही चेक कर रही थी, इसलिए अगर वो जिंदा होते तो नुक्ता ना बुझता, और अगर वो यहाँ से निकल जाते तो नुक्ता भी साथ साथ हरकत करता रहता, जोजी ने कहा। तो बेकाल बेएहतियात चौंक पड़ा। अरे जोजी, वेरी गुड पॉइंट। फ्लैग, तुम बताओ ये कैसे हुआ? बेकाल ने कहा। मिस जोजी की बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट सामने है, फ्लैग ने जवाब दिया। तो फिर दोबारा क्यों ना चेक किया जाए? वो टोगियों से बाहर तो नहीं जा सकते, जोजी ने कहा। तो इस बार फ्लैग और बेकाल दोनों ने उसकी बात की तायद कर दी। इमरान अपने साथियों समेत रिहायशी कोठी के एक बड़े कमरे में मौजूद था। बाटी के आदमी ने उन्हें नक्शे पहुंचा दिए और इमरान उन नक्शों को चेक कर चुका था। लेकिन नक्शे इसके लिए फजूल साबित हुए, क्योंकि उन गोदामों के नक्शों में किसी ऐसे रास्ते की निशानदेही की ही नहीं गई थी जिसे इमरान लिबार्ट्री का खुफिया रास्ता समझ लेता। और अब वो सब उस लिबार्ट्री में दाखिल होने के बारे में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बहस कर रहे थे कि अचानक वो सभी बेएहतियात चौंक पड़े, क्योंकि कमरे के दोनों खिड़कियों के सफ़ेद शीशे चंद लम्हों के लिए यकलहत ब्राउन कलर के हुए और फिर सादा हो गए। अरे कारस ड्राइव से हमें चेक किया जा रहा है, जल्दी निकलो यहाँ से, उठो जल्दी, फ़ौरन, इमरान ने कहा। फिर वो सब तेज़ी से दौड़ते हुए कमरे से बाहर आए। फिर वो इमरान दरमियानी दीवार फैलाकर साथ वाली कोठी में पहुँच गया, तो उसके पीछे बारी बारी उसके साथी भी वहाँ पहुँच गए। ये कोठी खाली थी। वो तेज़ी से उसका उगबी दरवाज़ा खोलकर सड़क पर आए और आगे बढ़ते चले गए, और फिर उगबी सड़क क्रॉस करके वो दूसरी तरफ पहुँचे ही थे कि यकलहत
खौफनाक धमाकों के साथ ही वो कोठी जिसमें वो मौजूद थे मिसाइल बरसने लगे। मिसाइल सामने के रुख से ही बरसाए जा रहे थे और चंद लम्हों बाद ही कोठी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तो इमरान और उसके साथी हैरत भरी नजरों से उस कोठी को तबाह होते देखते रहे जिसमें थोड़ी देर पहले वो मौजूद थे। अलग अलग होकर जहाँ से निकलो, अभी पुलिस ने घेरा डालना है। तुम लोग माउंट गार्डन पहुंचो, लेकिन वहाँ भी तुमने अलग रहना है, इमरान ने कहा। उसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया। उसके साथी भी अलग होकर आगे बढ़ते चले गए। इमरान के जहन में आंधियां सी चल रही थी, क्योंकि इस बार यकीनन वो मौत के मुंह से बाल बचे थे। लेकिन इमरान को ये बात समझ में ना आ रही थी कि उन्हें ट्रेस कैसे किया गया। वो घूमकर एक और सड़क पर पहुंचा जो तबाह होने वाली कोठी के सामने से गुजरती थी। पुलिस गाड़ियों के सायरन दूर से सुनाई दे रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे। इमरान कुछ आगे जाकर एक जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच गई। उन्होंने सड़क बंद कर दी और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इमरान के करीब और अफराद भी खड़े थे। इमरान की तेज नजरें उस सारी कार्रवाई का जायजा ले रही थी। वो किसी ऐसे आदमी को ट्रेस कर रहा था जो तबाही का रिजल्ट मालूम करने के लिए वहाँ मौजूद हो, लेकिन अभी तक कोई आदमी उसे नजर न आ रहा था। इमरान जानता था कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है वो लाजमन उसका नतीजा भी मालूम करेंगे, इसलिए वो खामोश खड़ा रहा। फिर काफ़ी देर बाद अचानक एक कार उनके करीब आकर रुकी और एक आदमी कार से उतरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। उसने एक पुलिस ऑफिसर से बात की और फिर वो आगे बढ़ गया। इमरान उसे गौर से देख रहा था। ये आदमी अपने अंदाज से तरबियत याफ्ता दिखाई दे रहा था। इमरान मुड़कर उसकी कार के करीब जाकर एक दरख्त के मोटे तने की ओट में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस आ गया। उसने अपनी कार के करीब रुककर इधर उधर देखा, फिर कार का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर बैठ गया। उसने डैशबोर्ड में हाथ डालकर कुछ किया। टोनी बोल रहा हूँ बॉस, इस कोठी से पुलिस को कोई लाश नहीं मिली। ये कोठी खाली थी, ओवर। इमरान के कानों में उस आदमी की आवाज़ पड़ी। वो ट्रांसमीटर पर कॉल कर रहा था। क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ हल्की थी, इसलिए वो इमरान तक ना पहुँच रही थी। मैं क्या कह सकता हूँ बॉस, ओवर। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने कहा। फिर उसका हाथ डैशबोर्ड से बाहर आ गया और उसने कार स्टार्ट करना शुरू की ही थी कि इमरान भी बिजली की सी तेज़ी से दरख्त की तने की ओर से बाहर निकला। 1 मिनट, इमरान ने उस आदमी से मुहातिब होकर कहा। क्या बात है, कौन हो तुम? उस आदमी ने चौंक कर पूछा। स्पेशल पुलिस, मुझे 0 पॉइंट पर ड्रॉप कर दो, इट इज़ पुलिस सर्विस, इमरान ने कहा। अरे अच्छा, आइए, उस आदमी ने कहा। तो इमरान घूमकर दूसरी साइड पर आया और कार का दरवाज़ा खोलकर साइड सीट पर बैठ गया। उस आदमी ने कार मोड़ी, फिर उसे आगे बढ़ा दिया। आप सहाफ़ी हैं? इमरान ने पूछा। जी हाँ, उस आदमी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। कार रिहायशी कॉलोनी से निकलकर एक सड़क पर मुड़ गई। कार रोक दे, मैंने यहीं उतरना है, इमरान ने कहा। मगर आपने तो 0 पॉइंट का कहा था। उस आदमी ने कार एक साइड पर करके रोकते हुए कहा। मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ उसका बाजू यकलहत बिजली की सी तेज़ी से घूमा और उस आदमी की कनपटी पर उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से पड़ा और वो ऊह की आवाज़ निकालता हुआ उस आदमी का जिस्म यकलहत ढीला पड़ गया। इमरान तेज़ी से घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और एक झटके से उस आदमी को बाहर खींचकर उसने कार का भी दरवाज़ा खोला और उसे सीटों के दरमियान खाली जगह पर डालकर उसने दरवाज़ा बंद किया। फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सड़क पर इक्का दुक्का कारें गुजर रही थी और किसी ने उस काम में मुदाखलत ना की। इमरान ने ड्राइविंग सीट संभाली, फिर उसे तेज़ी से दौड़ाता हुआ आगे ले जाकर एक साइड पर जाती हुई बाय रोड पर मोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो दरख्तों के एक झुंड में आ गया। उसने कार उस झुंड के अंदर रोकी और नीचे उतरकर उसने उकबी दरवाज़ा खोला और उस बेहोश आदमी को घसीट कर बाहर निकाला। फिर उसे घास पर डालकर उसने झुककर उसका नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हुए तो इमरान ने हाथ हटाए और सीधा होकर उसने पैर उस आदमी की गर्दन पर रख दिया। चंद लम्हों बाद वो आदमी कराहता हुआ होश में आ गया और उसने बेएहतियात जिस्म को समेट कर उठना चाहा, लेकिन इमरान ने गर्दन पर रखे हुए पैर को आगे की तरफ मोड़ दिया तो उस आदमी का जिस्म एक झटके से सीधा हो गया। उसका चेहरा तेज़ी से मसे होने लग गया। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने गराते हुए लहजे में कहा। टोनी। टोनी, ये क्या हो रहा है? हटाओ, ये तो खौफनाक अजाब है। उस आदमी ने रुक रुक कर और तकलीफ से पुर लहजे में कहा। किस ग्रुप से तुम्हारा ताल्लुक है? इमरान ने कहा और साथ ही उसने पैर को थोड़ा सा वापस मोड़ दिया। फ्लैग ग्रुप से टोनी ने जवाब दिया। फिर चंद सवालात के बाद इमरान ने पैर को एक झटके से आगे मोड़ा तो टोनी का जिस्म जोर से फड़का और फिर साकत हो गया। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। इमरान तेज़ी से मुड़ा और उस कार में सवार हो गया। उसने लाश को वहीं रहने दिया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ी से फ्लैग क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसने कार काफ़ी फासले पर छोड़कर पैदल आगे बढ़ता चला गया। फ्लैग क्लब एक मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था। उसमें आने जाने वाले मुतवस्सित तबके के लोग थे। इमरान हाल में दाखिल हुआ, सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया जहां एक नौजवान मौजूद था। यस सर, उस नौजवान ने मोदबाना लहजे में कहा। फ्लैग से मिलना है? इमरान ने कहा। बॉस अपने ऑफिस में मौजूद नहीं, आप मास्टर कैंडी से मिल लें, वो नंबर 2 बॉस है, नौजवान ने मोदबाना लहजे में कहा। कहाँ बैठता है वो? इमरान ने कहा। बाएं हाथ पर राहदारी में उनका ऑफिस है, नौजवान ने कहा। तो इमरान उसका शुक्रिया अदा करके बाईं तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक ऑफिस में दाखिल हो रहा था। वहाँ एक अधेड़ उम्र आदमी मौजूद था। मेरा नाम माइकल है और मैंने फ्लैग से मिलना है, इमरान ने मुसाफिहा करते हुए कहा।
बॉस तो मौजूद नहीं, आप बताइए क्या मसला है। उस आदमी ने, जिसका नाम मास्टर कैंडी था, ने जवाब देते हुए कहा। उसी से बात करना थी, किस वक्त तक मिल सकेगा? इमरान ने कहा। उनके मेहमान आए हुए हैं, वो उनके साथ, और ना जाने कब वो वापस आएंगे, मास्टर कैंडी ने जवाब देते हुए कहा। क्या आप उनसे फ़ोन पर रब्ता नहीं कर सकते? इमरान ने कहा। जी नहीं, मास्टर कैंडी ने साफ जवाब देते हुए कहा। रात को अपनी रिहाइश गाह पर तो मिल सकते हैं? इमरान ने कहा। जाहिर है जनाब, रिहाइश गाह पर तो जाएंगे, मास्टर कैंडी ने जवाब दिया। रिहाइश गाह का फ़ोन नंबर बता दें, मैं रात को उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगा। इमरान ने कहा। तो मास्टर कैंडी ने फ़ोन नंबर बता दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, हो सकता है कि कल आपसे दोबारा मुलाकात हो, फिर खुलकर बातें होंगी, इमरान ने मुस्कुराकर कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। मास्टर कैंडी भी उठ खड़ा हुआ। इमरान के रवैये की वजह से उसके चेहरे पर नरमी के तासुरात उभर आए कि अचानक इमरान का बाजू घूमा और मास्टर कैंडी चीखता हुआ कुर्सी पर गिरा और फिर कुर्सी के घूम जाने की वजह से वो घूमता हुआ उगली दीवार से टकराकर नीचे फर्श पर जा गिरा। वो नीचे इस अंदाज में गिरा था कि उसका जिस्म कुर्सी और दीवार के दरमियान फंस कर रह गया, जबकि उसकी गर्दन इमरान की तरफ थी और बाकी जिस्म दूसरी तरफ। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर पैर रखकर मोड़ दिया। बोलो, कहाँ है फ्लैग, बोलो, इमरान ने गराते हुए कहा। वो मेहमानों के साथ गया है, मेहमानों के साथ। मास्टर कैंडी के मुंह से रुक रुक कर अल्फाज निकलने लगे। उसका चेहरा यकलख्त इंतहाई मसे हो गया। कौन मेहमान, तफसील बताओ। इमरान का लहजा मजीद सर्द हो गया। वो कार्लो से सेक्शन एजेंट आए हैं, उनके साथ गए हैं, मास्टर कैंडी ने जवाब दिया। तफसील बताओ, कौन है ये और कहाँ मौजूद हैं, बोलो वरना। इमरान ने पैर को आगे की तरफ मोड़कर पीछे करते हुए गरा कर कहा। तो मास्टर कैंडी ने रुक रुक कर और मुख्तलिफ सवालात के जवाब में कुछ बताया। उसके मुताबिक फ्लैग और उसका ग्रुप बीटी के ए सेक्शन के तहत काम करता है। कार्लो से 2 एजेंट, जिनमें एक मर्द है जिसका नाम बेकाल है और दूसरी औरत है जिसका नाम जोजी है, पाकिस्तानी एजेंटों के हाथ में के लिए यहाँ पहुंचे और फ्लैग ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया और उनका स्टार कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में रिहाइश का इंतजाम किया है। फ्लैग एयरपोर्ट से ही उनके साथ है, उसकी वापसी अभी तक ना हुई, ना ही मास्टर कैंडी को ये मालूम था कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। चनाचे इमरान ने जब समझ लिया कि मास्टर कैंडी उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, तो उसने पैर को मखसूस अंदाज में मोड़ दिया। उसके साथ ही मास्टर कैंडी के जिस्म ने झटका सा खाया, फिर साकत हो गया। इमरान ने पैर हटाया और तेज से कदम उठाता वो दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला, फिर वो हाल में पहुंचा और इत्मीनान से क्लब से बाहर आ गया। काउंटर पर इस वक्त वो नौजवान मौजूद ना था जिससे पहले इमरान की मुलाकात हुई थी। क्लब से बाहर आकर इमरान पैदल चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक गली के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि गली आगे जाकर बंद हो गई थी और वहाँ कूड़े के बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे। इमरान उस गली में दाखिल हुआ, फिर एक ड्रम के पीछे होकर उसने जेब से मास्क मेकअप बॉक्स निकाला। उसमें से एक मास्क निकालकर उसने उसे चेहरे पर चढ़ाया, फिर दोनों हाथों से उसे एडजस्ट करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद जब वो मुतमईन हो गया कि मास्क पूरी तरह एडजस्ट हो चुका है, तो उसने जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला, फिर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो माइकल, कॉलिंग ओवर, इमरान ने महसूस लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। यस जैकब, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक आवाज़ सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि कॉल अटेंड करने वाला सफदर है। जैकब, अपने साथियों तक पैगाम पहुंचा दो कि वो सब अलग-अलग होकर स्टार कॉलोनी पहुंचे, वहां कोठी नंबर 12 के करीब रुक जाएं। मैं भी वहीं जा रहा हूं, लेकिन वहां भी इकट्ठे ना हो बल्कि अलग-अलग रहें। मैंने 0 मास्क मेकअप कर रखा है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे जेब में डाला। फिर तेज कदम उठाता वो ड्रम की ओर से निकलकर आगे की तरफ बढ़ता चला गया। फ्लैग, जोजी और बेकाल एक बार फिर टी रेज मशीन के सामने मौजूद थे। फ्लैग मशीन को ऑपरेट कर रहा था, फिर स्क्रीन रोशन हो गई, उस पर एक नुक्ता चमक रहा था। अरे ये तो वही होटल वाला पॉइंट है, बेकाल ने कहा। हाँ ये वही है, बाकी ग्रुप खत्म हो चुके हैं, फ्लैग ने कहा, लेकिन कोठी तो खाली है, फिर ये ग्रुप कैसे खत्म हो गया? बेकाल ने कहा। यही बात तो समझ में नहीं आ रही, फ्लैग ने कहा। अरे मैं बताती हूँ, अब मैं समझ गई हूँ कि स्क्रीन उन्हें क्यों शो नहीं कर रही। अचानक जोजी ने चौंक कर कहा। क्या समझ गए हो? बेकाल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इस कंप्यूटर में ग्रुप चेकिंग को फीड किया गया है और ये लोग कोठी से निकलकर अलग-अलग हो गए होंगे, इसलिए चेकिंग खत्म हो गई और वो नुक्ता गायब हो गया, जोजी ने कहा। तो बेकाल के साथ साथ फ्लैग के चेहरे पर भी जोजी के लिए तहसीन के तासुरात उभर आए। गुड शो जोजी, तुम्हारी जहानत का वाकई जवाब नहीं, वरना मैं तो मर जाने की हद तक पागल हो रहा था कि वो लोग जिंदा भी हैं और स्क्रीन पर भी नहीं आ रहे। अब मसला हल हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो इकट्ठे होंगे, बल्कि अब तक इकट्ठे हो जाना चाहिए था उन्हें, बेकाल ने कहा। हाँ लाजमी बात है, इसलिए चेकिंग जारी रखनी चाहिए, जोजी ने कहा। तो बेकाल और फ्लैग ने इस बात में सर हिला दिए। इस होटल वाले ग्रुप का क्या किया जाए? चंद लम्हों बाद फ्लैग ने कहा। उसे छोड़ो, वो हमारे मतलूबा लोग नहीं, हमारे मतलूबा लोग यही हैं जो निकल गए हैं। एक तो ये मेकअप में है, दूसरा उनका इस तरह निकल जाना बताता है कि ये आम लोग नहीं, बेकाल ने जवाब दिया। तो फ्लैग ने इस बात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद अचानक स्क्रीन पर एक नुक्ता सा चमक उठा तो वो तीनों चौंक पड़े। माउंट गार्डन, अरे तो ये लोग वहाँ से निकलकर माउंट गार्डन आ गए हैं।
फ्लैग ने नक्शे पर जगह का नाम पढ़ते हुए कहा जहां नुक्ता चमक रहा था, लेकिन नुक्ता थोड़ी देर बाद नुक्ता एक बार फिर गायब हो गया। इसका मतलब है कि वो एक बार फिर अलहदा हो गए हैं। कहीं उन्हें ये इत्तला ना मिल गई हो कि हम ग्रुप चेक कर रहे हैं, बेकाल ने कहा। नहीं, उन्हें इस बारे में कैसे इत्तला मिल सकती है? हम एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आए, वहाँ वैसे वो एजेंट है इसलिए मोहतात है। उन्हें बहरहाल ये तो अंदाज़ा है कि उनकी तलाश जारी है और तलाश करने वालों के पास ग्रुप का ही इशारा मौजूद है। जोजी ने जवाब दिया तो बेकाल ने इस बात में सर हिला दिया। वो जल्दी किसी रिहाइश गाह पर इकट्ठे हो जाएंगे और एक बार फिर उन पर रेड कर दिया जाएगा, फ्लैग ने कहा। हाँ, तुम अपने आदमी को अलर्ट कर दो, किसी भी लम्हे उन्हें कॉल किया जा सकता है, बेकाल ने कहा। तो फ्लैग ने साइड पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फ्लैग क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। फ्लैग बोल रहा हूँ, मास्टर कैंडी से बात कराओ, फ्लैग ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। अरे सर, आपको तो पूरे टोक्यो में तलाश किया जा रहा है, मास्टर कैंडी को हलाक कर दिया गया है, दूसरी तरफ से मुतवख्खिश से लहजे में कहा गया। तो फ्लैग बेएहतियात उछल पड़ा। मास्टर कैंडी हलाक हो गया? क्या मतलब? कैसे? किसने किया? क्यों किया? फ्लैग ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। राजर से बात कर ले, उन्हें तफसील का इल्म है, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो चीफ, मैं राजर बोल रहा हूँ। मास्टर कैंडी की लाश उनके ऑफिस से अभी थोड़ी देर पहले मिली है। वो मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर और दीवार के दरमियान फंसे हुए पड़े थे। उनकी गर्दन कुचली गई और उनका चेहरा इंतहाई हद तक मसे नजर आ रहा था। दूसरी तरफ से मुसलसल बोलते हुए कहा गया। लेकिन किसने ऐसा किया और क्यों किया? फ्लैग ने तेज लहजे में कहा। चीफ, जो कुछ मालूम हुआ उसके मुताबिक एक एक्रीमियन काउंटर पर आया। उसने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। जिस पर काउंटर मैन ने उसे बताया कि आप मौजूद नहीं, वो मास्टर कैंडी से मिलने। फिर वो आदमी मास्टर कैंडी के ऑफिस में चला गया। उसके बाद वो आदमी नज़र नहीं आया। जबकि मास्टर कैंडी को फ़ोन किया गया तो वो फ़ोन अटेंड ना कर रहे थे, इसलिए जब उनके ऑफिस में आदमी भेजा गया तो उनकी लाश सामने आई। हम आपको तलाश कर रहे थे कि आपका फ़ोन आ गया। और जनाब, एक और बैड न्यूज़ भी है। एक्शन ग्रुप नंबर 3 के टोनी की लाश 3 SW के करीब दरख्तों के एक झुंड से मिली है, जबकि उसकी कार हमारे क्लब से कुछ फासले पर पार्किंग में मौजूद है। टोनी की लाश को पुलिस ने दरियाफ्त किया। उसकी भी गर्दन कुचली हुई है और उसका चेहरा भी इंतहाई मसे शुदा हालत में मौजूद है, रोजर ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि हमारे दुश्मन एजेंटों का ये काम है। मैं उन्हें ट्रेस करके उनसे इंतकाम लेता हूँ। तुम मास्टर कैंडी की जगह ले लो, तुम्हारी जगह राशि ले लेगा और पूरी तरह होशियार रहना। और सुनो, एक्शन ग्रुप 8 को अलर्ट कर दो, मैं किसी भी वक्त रेड करने के लिए उन्हें कॉल कर सकता हूँ, फ्लैग ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो फ्लैग ने रिसीवर रख दिया। क्या हुआ है? बेकाल ने उसके रिसीवर रखते ही फ़ौरन पूछताछ की, क्योंकि लाउडर ना होने की वजह से दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ उन तक ना पहुंच रही थी और फ्लैग ने उन्हें सारी तफसील बता दी। ये टोनी वही है जिसने कोठी के बारे में कंफर्मेशन दी थी? बेकाल ने पूछा। हाँ, फ्लैग ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे आदमी को मालूम है कि तुम यहाँ हो? जोजी ने कहा। नहीं, वो तो मुझे तलाश करते फिर रहे थे, फ्लैग ने जवाब दिया। फिर ये सब क्यों हुआ? कौन ऐसा कर सकता है? क्या कोई मुखालिफ ग्रुप है तुम्हारा यहाँ? बेकाल ने पूछा। नहीं, ऐसा तो कोई ग्रुप नहीं, फ्लैग ने जवाब दिया। मैं बताती हूँ क्या हुआ। पाकिस्तानी एजेंट कोठी से निकल गए। उसके बाद यकीनन बाकी अफराद अलग-अलग माउंट गार्डन पहुँच गए। जब एक आदमी वहाँ रुका रहा, उसने किसी तरह टोनी को चेक कर लिया, फिर उसे अगवा करके वो दरख्तों के झुंड में ले गया। वहाँ उसकी गर्दन कुचल कर उसने उससे पूछगछ की। उसे फ्लैग क्लब का क्लू मिला। वो कार लेकर वहाँ पहुँचा। उसने कार क्लब से पहले पार्किंग में इसलिए रोक दी होगी कि कहीं टोनी की कार को वहाँ कोई पहचान न ले। फिर वो आदमी काउंटर पर पहुंचा। फ्लैग वहाँ मौजूद ना था, इसलिए वो मास्टर कैंडी तक पहुंच गया। उसने टोनी की तरह उसकी गर्दन कुचल कर उसे फ्लैग के बारे में पूछगछ की होगी, लेकिन फ्लैग चूँकि हमारे साथ है और वो अपने किसी अड्डे पर नहीं, इसलिए जब मास्टर कैंडी को कुछ ना बता सका होगा तो उसने उसे भी हलाक कर दिया और निकल गया। हो सकता है कि माउंट गार्डन में जब नुक्ता चमका तो ये आदमी वहाँ पहुँचा और वो सब इकट्ठे हुए, फिर किसी और जगह इकट्ठे होने के लिए बिखर गए होंगे। बहरहाल अब वो फ्लैग को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, जोजी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। अरे अगर वाकई ऐसा होगा, गुड शो। बेकाल के साथ साथ इस बार फ्लैग ने भी जोजी की जहानत की बेसाहता दाद दी, क्योंकि जोजी ने वाकई इंतहाई जहानत से पूरा नक्शा इस तरह तरतीब दे दिया जैसे वो उस आदमी के साथ साथ रही हो। फ्लैग, अब जब तक उनका हाथमा नहीं हो जाता तुमने क्लब नहीं जाना, बेकाल ने कहा। जाहिर है जनाब, मैंने बहरहाल अपने आदमी को उनका इंतकाम भी लेना है, फ्लैग ने जवाब दिया। फिर वो मुसलसल स्क्रीन चेक करते रहे, लेकिन सिवाय उस होटल वाले नुक्ते के और कोई नुक्ता ना चमका। कमाल है, कितनी देर हो गई है, ये लोग कहीं इकट्ठे ही नहीं रहे, बेकाल ने कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक बेकाल को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन किसी तेज़ रफ्तार लट्टू की तरह घूमने लग गया है। ये क्या हो रहा है? बेकाल ने यकला दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा। फिर फ्लैग और जोजी दोनों के मुंह से ही आवाज़ें निकली। उसके साथ ही बेकाल का जहन तारीख पड़ता गया। उसके जहन में आखिरी एहसास यही उभरा कि वो बगैर कुछ किए एजेंटों के हाथों हिट हो गया है। इमरान एक टैक्सी के जरिए उसी मार्केट पहुंचा जहां मखसूस असलहा आम मिलता था। उसने वहां से बेहोश कर देने वाले गैस के मखसूस पिस्टल और कैप्सूलों के साथ साथ 5 पिस्टल उसके मैगजीन भी खरीद लिए। उसके बाद वो टैक्सी में बैठकर स्टार कॉलोनी की इब्तिदा में ही ड्रॉप हो गया। कोठी का नंबर 12 था, इसलिए उसे मालूम था कि कोठी जहां से करीब ही होगी। वो इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक दरख्त की ओट से उसे सफदर की आवाज़ सुनाई दी।
मैं जैकिब हूँ। सफदर की आवाज़ सुनाई तो इमरान उसकी तरफ मुड़ गया। सिर्फ जैकिब या लेदर जैकेट? इमरान ने करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहा। आपने जीरो मार्क्स का हवाला दिया था इसलिए मैं पहचान गया। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लो गैस पिस्टल और कोठी नंबर 12 में पूरा मैगजीन फायर कर दो। इमरान ने जेब से गैस पिस्टल निकालकर सफदर की ओर बढ़ाते हुए कहा। कौन लोग हैं वहाँ? सफदर ने पूछा।